हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। बड़े दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले तो मैं बीमार हो गया था, काफ़ी दिन खांसी रही, वीडियो बनाने में असमर्थ था। जैसे ही ठीक हुए ORP3 की टेबल आई, उसको देख करके असमंजस में थे। ये कर भी क्या सकते हैं, जब ORP2 में ही कुछ नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे। इसलिए बहुत लोगों को फ़ोन आने लगे। हमने कहा भाई, जिसकी बढ़ गई है वो खुशी मनाए, जिसकी नहीं बढ़ी है वो अपनी पेंशन लेता रहे। होना जाना तो कुछ है नहीं, फालतू में ढोल बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश, कोई नहीं सुनने वाला है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कल खुशखबरी मिल गई होगी कि 16 तारीख को भारत सरकार ने 3% DA/DR की घोषणा कर दी है। 16 अक्टूबर को की है, तो आशा करते हैं हम कि अक्टूबर की पेमेंट लग करके आ जाएगा और 3 महीने के एरियर आपको मिल जाएंगे। बस इतनी छोटी सी न्यूज़ होती है इसमें खास किस्म की जो वीडियो थी, जिसके लिए मैं ललायत था बताने के लिए। एक्स 6200 केस पे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता था। हमारे कुछ लोगों ने एक गलत तरीके से पिटीशन डाल करके ऐसा प्रचारित किया कि एक्स 6200 का केस हार गए हैं। AFD लखनऊ में किसी ने केस डाला, और केस क्या डाला उन्होंने, वो 1978 में के रिटायर हुए थे, कि हमारा पार्ट 2 किया जाए एक्स 6200 के लिए। भाई ऐसा तो भारत सरकार का कोई आदेश था नहीं। केवल और केवल पार्ट 2 करने के लिए जो AEC वाले थे, जिनको शुरू में 6200 नहीं मिला था, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिला था, 2-2.5 साल के बाद, उनके लिए ऐसा कहा गया, और वो भी सर्विंग के लिए, रिटायर्ड के लिए नहीं था। ये रिटायर्ड व्यक्ति ने वो डाला, केस डिसमिस हो गया, और उसको ऐसे प्रचारित किया गया, और ऐसे 2 केस हो चुके हैं कि एक्स 6200 का केस हार गए हैं। एक्स 6200 की एनोमली अलग चीज़ है, और एक्स 6200 का पार्ट 2 करना अलग चीज़ है। पार्ट 2 करो या मत करो, लिस्ट निकाल रखी है आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की, कि किस किस को 62 से लागू है, उसी के बेस पर होगा यदि आप केस जीत जाते हो तो। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ। आपको पता है, बड़े ही उत्साह के साथ हम वॉइस ऑफ एक्सेल सोसाइटी के वीर बहादुर और राजीव बहल के साथ चले थे। इसको लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक गए। धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इन लोगों ने उसको एक फंड कलेक्शन का उत्सव बना दिया, और फंड कलेक्शन करते करते लगभग 800 लोगों से ये फंड कलेक्ट कर गए, और इन्होंने केस डाल दिया AFT में। AFT में केस है, कल उसकी सुनवाई हुई थी 16 तारीख को, और मैंने केस पे एप्लीकेशन लगा रखी उसमें विड्रॉवल की, क्योंकि जब इनसे मैंने हिसाब किताब मांगा तो इन लोगों ने मेरा पैसा वापस कर दिया। तो आई हैव लॉस्ट माई मॉरल ग्राउंड टू बी द पार्ट ऑफ दैट पिटीशन ऑन दैट पर्टिकुलर बेस व्हेन दे रिटर्न माई सब्सक्रिप्शन। अब क्यों पेज तो वापस लेना ही था। अब AFT में बहुत जोर लगाना पड़ा, कभी वकील कराएं रजिस्ट्रार साहब, कभी बोले इन पर्सन जाओगे, कभी वकील कराएं, कभी इन पर्सन जाओगे। ऐसे जद्दोजहद में मेरे 3-4 महीने निकल गए। अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि इन पर्सन मुझे जाना पड़ेगा और मुझे केस लगाना पड़ेगा। उसका MA था मेरा 3802। कल उसका 51वां नंबर था। हम गए, और हमारे साथ ही जो अन्य AFT में केस लगे हैं एक्स 6200 के, जो जिसमें अभयकांत दुबे जी वकील हैं और बत्स साहब वकील हैं, सरकारी वकील वो भी थे वहाँ, और एक केस और उड़ीसा से प्रधान जी का लगा हुआ था। अब सुनवाई की तो किसी की हुई नहीं, लेकिन पर्टिकुलर मैं अपने केस की कहानी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से सारे लोगों को पैसा यहाँ इसमें दिलवाया था इन लोगों के लिए। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, हमारे दिमाग में तो यह केस लगा हुआ है, इसकी सुनवाई होगी। लेकिन कल क्या हुआ था, जैसे ही 51 नंबर पर नंबर आया, तो ना तो अभयकांत दुबे जी वहाँ थे, ना राजीव बहल जी वहाँ थे, और ना वीर बहादुर वहाँ थे। वैसे ये हमारा केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई वहाँ नहीं था। और उनका जो छोटा वकील था बत्स साहब, वो वहाँ खड़ा हुआ था, और सरकारी वकील खड़ा हुआ था। सबसे पहले जज महोदय ने ये पूछा कि भैया आपको हमने कहा था कि आप लिस्ट दीजिए, और लिस्ट कहाँ है आपकी 789 लोगों की। उसमें मेरा 540 नंबर था, मैं उसको विड्रॉ के लिए खड़ा हुआ था। तो कोर्ट में जब नहीं मिला तो पास ओवर दे दिया 5 मिनट का, फिर 5 मिनट बाद बुलाया, तो वकील साहब ने तो अपनी लिस्ट दे दी, लेकिन कोर्ट के पास नहीं थी, फिर पास ओवर दे दिया। पास ओवर देते देते जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा था कि ऐसा हमने इसे ये कहा था कि आप हमें
एयरफोर्स की, आर्मी की और नेवी की अलग अलग लिस्ट दें, जिससे हम उनके रिकॉर्ड ऑफिस को लिख सकें और हम इन केसेज को सुनवाई से पहले वेरीफाई करा सकें। अब मैं आपको 62 से केस वालों की असलियत बताता हूँ। यानी आपकी जब सुनवाई होगी तो उससे पहले आपके पर्टिकुलर्स का वेरिफिकेशन होगा। अब जो 800 आदमियों का वेरिफिकेशन होगा, इट इज ए दिस लेंथी प्रोसेस। जब नहीं मिला फिर बिठा दिया, फिर बिठाने के बाद जब तीसरी बार नंबर आया तो सरकारी वकील ने कहा था, हमने इनसे कहा था कि लिस्ट तो नहीं दी है। बट साहब ने, जो आपके वकील थे, आनाकानी की। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि आप तुरंत इनको 3 एयरफोर्स की अलग, नेवी की अलग और आर्मी की अलग लिस्ट बना करके दें। उन्हें हाँ कि मैं दूंगा, और केस को लेकर के वापस रजिस्ट्रार के पास भेज दिया गया। जब आप वकील थे, उनसे पूछा मेरे भाई साहब क्या मतलब होता है, तो वो बोले कि कम से कम ये केस 1 साल तक रजिस्ट्रार के पास रहेगा, अब ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एनोमलीज हैं। अब क्या क्या है वो तो हमें पता नहीं। यानी आपके केस की पोजीशन ये है, लेकिन मेरा जब नाम उसमें जो था, मुझे परमिशन मिल गई निकलने की वहाँ से, मैं तो सोचा मैं तो गंगा जी नहा गया। अदरवाइज मैं तो ऐसे दलदल में फंसा था कि यहाँ से निकला नहीं जाता। इन लोगों ने केवल और केवल पैसा इकट्ठा किया, बिना ये सोचे हुए कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिकॉर्ड ऑफिस को वेरिफिकेशन के लिए लिखा जाएगा, तो कम से कम ये आर्मी के अलग लगाते, नेवी के अलग लगाते, एयरफोर्स के अलग लगाते, तो कम से कम काम तो हो जाता। और यदि आर्मी के जो जितने भी लोग हैं उनके रिकॉर्ड ऑफिस अलग अलग उनके पास जाएगा, यानी ये सारा वेरिफिकेशन सरकारी वकील करेगा। जब सरकारी वकील सब वेरिफिकेशन करेगा तो इट विल टेक टाइम। तो अभी आपका जो केस है एएफटी में, उसकी जल्दी सुनवाई नहीं होने जा रही है। एक केस और था, प्रधान जी आए थे जो खुद केस लड़ते हैं आसाम, उड़ीसा से, उनके केस की भी सुनवाई नहीं हुई। वो तो बहुत लंबे चौड़े पोथा लेकर के बैठे हुए थे। हम तो गए, हम तो बड़े भाग्यशाली थे कि चलो केस का विड्रॉ हो गया, मुसीबत छिड़ गए। अब मैं तो सोच रहा हूँ मैं तो अपने इस केस को इन पर्सन लड़ूंगा, क्योंकि जब तथ्यों का पता है तो हम ही रख सकते हैं उस चीज़ को, होगा तो हमसे हो जाएगा। वकीलों क्या करेंगे, वकीलों को गाइडेंस दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने एएफटी में इन 789 केसों में अपना केस लगा रखा है, वो दलदल में फंस चुका है। वहाँ तो उस दलदल से निकला नहीं जाएगा, कोई भी नहीं निकाल सकता है। केवल इन लोगों को केस लगाना था, अपने ऊपर से जो वजन पड़ रहा था उसको कम कराना था, और उसके बाद ये हाथ धो करके अपने घर बैठ गए। ये घर बैठेंगे और जब भी तारीख पड़ेगी अपना टीए बनाएंगे, अपना पैसे का दुरुपयोग करेंगे। ये इनकी मेन पॉलिसी है। अब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो बताना था कि इनका जो मेन वकील हैं, जो अभयकांत दुबे जी हैं, वो इस केस में इतना पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं लोग, तो वहाँ वकालत उस केस में क्यों नहीं थे? ये तो इन लोगों का पूछने का अधिकार बनता। हालांकि वहाँ से निकल गया, नज़र तो हमारी रहेगी, आपको हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो कल ये हुआ था, हम वहाँ से फिर उसके बाद चले आए, और आने के बाद मैं सोचा मैं कम से कम मैं अपना थोड़ा वीडियो बनाना शुरू करूँ। और ये जितने भी वीडियो बन करके आ रहे हैं, फालतू जो बकवास हो रही हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ना किसी की कोई विसंगति ठीक होनी है, ना किसी की कोई ओआरपी बढ़नी है। जो सर्क्यूलर भारत सरकार ने निकाल दिया, पीसी ने, वही लगेगा, वही चालू होगा। कब तक होगी, क्या होगी, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर के ये सारा का सारा एक प्रकार से जो ये एपिसोड है ओआरओपी का, ये केवल और केवल ऑफिसर्स के लिए रह गया है। पहले वो दूसरे प्रकार से ले गए, इस बार एनएफयू से ले गए। केवल और केवल फंड्स का जो वितरण हो रहा है ये ऑफिसर्स के लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं है। और एक बात बता दूं मैं पीएमआर वालों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 7/11/2015 के उसमें लिखा है कि हैंसफोर्थ जो पीएमआर वाले केस हैं जो ऑन रिक्वेस्ट पे आ रहे हैं, उनके लिए ओआरओपी नहीं होगी। अब उस हैंसफोर्थ के दो मतलब निकलते हैं, यानी 2014 तक, 30 जून 2014 तो आए हैं, उनको तो मिलेगी, पीछे वालों को नहीं मिलेगी। हैंसफोर्थ का मतलब यही निकलता है कि जो फर्स्ट ओआरओपी है उसके आगे नहीं मिलेगी। तो 15 साल से कम जो भी नौकरी करके आया है, ये जनरली मेडिकली बोर्ड आउट हैं या ऑन रिक्वेस्ट आए हुए लोग हैं, और इनकी किसी की भी पेंशन नहीं बढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 15 साल से कम नौकरी करके आए हुए हैं, उनको इन्होंने पीएमआर मान लिया है, उनकी पेंशन में कोई वृद्धि नहीं है और उल्टी कम हो रही है।
ये बड़ा ही असमंजस की बात है कि OROP1 से OROP2 में कम हुई, OROP2 से OROP3 में कम हुई। अब ये कौन सा कैलकुलेशन है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अब जैसा भी है ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब कहने करने की बातें हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, जिसका बढ़ गया खुशी मनाए, जिसका नहीं बढ़े कोई दुखी होने की बात नहीं है। पेंशन आपकी आ रही है और अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।